लगभग हर एक बेसिक स्टेप को समझा कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर किस तरह हमारे काम आती है, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं, ये मैंने आपको समझाया। अगर आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्रोकैरियोटिक एक बैक्टीरिया बनाना चाह रहे हैं तो एज ए वेक्टर के रूप में आप प्लाज्मिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी प्लांट सेल को रिकॉम्बिनेंट करना चाहते हैं तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं जो ट्यूमर प्रोड्यूस करता है डाइकोट प्लांट में। आप अगर एनिमल सेल को रिकॉम्बिनेंट करना चाहते हैं तो आप रेट्रोवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्स वाला वायरस यूज मत करना, थोड़ा डेंजरस होता है। हमारे लेबोरेटरी में और भी ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर वाले वायरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेचर ने बहुत सारा पावर दिया है, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम बायोटेक्नोलॉजी वाले जो भी वर्क हैं उनको आसानी से कर पाते हैं। नेचर ने ही हमको टैग पॉलीमरेज दिया था जिसका इस्तेमाल हमने पीसीआर मशीन में किया था। याद आ रहा है आपको? पीसीआर मशीन, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया था। तो अब हम बात कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ, जब हमने प्लाज्मिड के अंदर प्लाज्मिड की क्वालिटी देखा, एक अच्छा प्लाज्मिड क्या होता है, तो उसमें एक ओआरआई का हमने बात किया। एक प्लाज्मिड के पास ओआरआई होना ही चाहिए, तभी होस्ट में रेप्लिकेट कर पाएगा आपका डिजायरेबल जीन। दूसरा, प्लाज्मिड में केवल एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, एक ही जगह से कट होना चाहिए। जब हम एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल रिकॉग्निशन साइट वहां होना चाहिए। और तीसरा हमने बात किया कि अच्छा वेक्टर वही होता है जिसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी मौजूद होता है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ये मार्कर जीन हमें हेल्प करेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमको एक नॉर्मल डीएनए और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डिफरेंस बता देगा सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये भी बताएगा कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हो पाया है। सो एनी हाउ, ये कुछ ऐसी क्वालिटी थी जो प्लाज्मिड में होना चाहिए, वेक्टर में होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, आपने एक वेक्टर प्लाज्मिड इस्तेमाल किया। आपने क्या इस्तेमाल किया? प्लाज्मिड। ठीक है। या आपका जो भी डीएनए है, ये डीएनए है, ये प्लाज्मिड के साथ आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपने तैयार कर लिया। ये प्लाज्मिड था और इसमें आपने ये अपना डिजायरेबल जीन जोड़ दिया। अब इसको होस्ट में डालना है, होस्ट सेल में भेजना है, डालना है। क्या क्या तरीके हैं होस्ट सेल में भेजने के, ये बात हम करेंगे। तो होस्ट सेल में एक डीएनए को या प्लाज्मिड को आसानी से नहीं भेजा जा सकता। क्यों? क्योंकि हर होस्ट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होगी और ये सेल मेम्ब्रेन केवल लिपिड सॉल्युबल को तो अंदर जाने देती है और जो हाइड्रोफिलिक होता है उसको अंदर नहीं जाने देती। डीएनए तो हमारा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है। तो हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये सेल मेम्ब्रेन इसको सेलेक्ट नहीं करती अंदर जाने के लिए, इसको अलाउ नहीं करती। तो एक सेल को, होस्ट सेल को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है इस ढंग से कि वो डीएनए को अंदर ले ले। आखिर हम एक सेल को, एक होस्ट सेल को कैसे इसलिए तैयार कर पाते हैं कि वो डीएनए को ले?
हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा, कोई टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि डीएनए सेल के अंदर आ जाए। और ये जो कोई भी टेक्निक है जिससे एक होस्ट सेल को प्रिपेयर किया जाता है डीएनए एक्सेप्ट करने के लिए, उस टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट बनाना। कॉम्पिटेंट बनाना, कॉम्पिटेंट बनाते हैं हम इस सेल को। इस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना होगा, मतलब इस तरह से इसको इस लेवल पे चेंज करना होगा सेल की परमेबिलिटी को कि वो डीएनए को अंदर ले ले। हमारे अनुकूल, हमारे आदर्श, जैसा हम चाहते हैं ऐसा सेल करने लगे, हमको कॉम्पिटेंट बनाना है डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हैं एक होस्ट सेल को, यही आज का टॉपिक होगा। क्या क्या तरीके हैं कि एक सेल बाहर से डीएनए को आसानी से अंदर ले ले, क्या क्या तरीके हैं, वो तरीके आप देखिए। हाउ कैन बी मेक ए होस्ट सेल कॉम्पिटेंट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। तो कॉम्पिटेंट ऑफ होस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हम हीट शॉक दे सकते हैं। हीट शॉक हम क्या करेंगे, ये जो सेल है, इस सेल में हमने ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर वो बैक्टीरिया डाल दिया जिसके अंदर हमको हमारा प्लाज्मिड भेजना है, और यहाँ पर हमने बहुत सारे हमारे प्लाज्मिड डाल दिए। ये प्लाज्मिड डले हैं, हम चाहते हैं कि ये प्लाज्मिड इसके अंदर चले जाए। तो ये आपका एक मीडियम है जिसमें आपने ये सब पूरा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बैक्टीरिया में ये अंदर चले जाए, ये अंदर चले जाए। तो क्या कर सकते हैं, हम हीट शॉक दे सकते हैं। हम इस पूरी टेस्ट ट्यूब को एक बार गर्म करेंगे, फिर एकदम चिल्ड करेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर चिल्ड करेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर चिल्ड करेंगे। इस तरह से हीट शॉक देना, एक बार गर्म में, एक बार ठंडा, एक बार गर्म, एक बार ठंडा। तो दो अलग अलग जगह बर्तन रख लेंगे, एक में पूरा बर्फ का पानी है, एक में थोड़ा गुनगुना पानी है, गर्म पानी है। हम एक बार टेस्ट ट्यूब को इसमें डिप करेंगे, फिर इसमें डिप करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन भी मौजूद है, और हीट शॉक से वो प्रोटीन थोड़ा सा कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगी, और उसी वक्त ये डीएनए अंदर चला जाएगा। जस्ट एक ट्रायल है, और फिर जो हमारा सेलेक्टेबल मार्कर जीन है वो हमको बताएगा कि इस बैक्टीरिया में ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये तो हम चेक कर लेंगे बाद में। हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी तो है ना इस वेक्टर के पास जिसे हम भेजना चाह रहे हैं, तो वो बता देगा कि इकोलाई में ये डीएनए पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इस तरह से हीट शॉक से हम एक सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम कैल्शियम जैसे ये जो आयन है, कैल्शियम बाइवेलेंट आयन है, इसी तरह के और भी केमिकल, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर हमने इस सॉल्यूशन में कैल्शियम मिक्स कर दिया, कैल्शियम आयन भी डाला हुआ है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन ये इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है, प्रोटीन के साथ जुड़ता है, और उसकी परमेबिलिटी को चेंज करता है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन कुछ काम करेगा इधर, और अगर ये थोड़ा सा भी परमेबल हो गया किसी भी जगह से, तो ये आपका डीएनए अंदर हो जाएगा। सो वी कैन यूज सम बाइवेलेंट कैटायन विच हेल्प टू मेक द कॉम्पिटेंट सेल। कैल्शियम आयन खासतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि चलो कैल्शियम भी काम नहीं कर रहा है, हम इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इधर बैटरी से आपने जोड़ दिया प्लस माइनस, और बैटरी से इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक झटके देंगे करंट के, इससे क्या होगा, कभी कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और कुछ करंट सा फ्लो होगा जिससे इस सेल की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी और ये डीएनए अंदर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
आप प्रोकैरियोटिक सेल में या किसी प्लांट सेल में या एनिमल सेल में ऐसा ट्राई कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सेल हो सकती है, ये सेल कुछ भी हो सकती है। हाँ, वो होस्ट सेल है। एक्चुअली आप किसी होस्ट सेल को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उसमें अपना डिजायरेबल जीन डाल रहे हैं। तो ये काम किसी भी टाइप की सेल के लिए किए जा सकते हैं। हीट शॉक किया जा सकता है, कैल्शियम आयन किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक किया जा सकता है। ठीक है, ये कई अलग अलग तरीके हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक तरीके और जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एनिमल सेल है। हमारे पास क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। और हम इस प्लाज्मिड को जो इसके बाहर पड़े हैं, इनको चाह रहे हैं कि ये अंदर चले जाएं। अब ना तो हीट शॉक से जा रहे क्योंकि इनकी साइज बड़ी है, ना कैल्शियम आयन से जा रहे, ना इलेक्ट्रिक शॉक से जा रहे। अब क्या करें? अब अगला तरीका हम देखते हैं। अगला तरीका हमारे पास है माइक्रो इंजेक्शन। अगला तरीका क्या है? माइक्रो इंजेक्शन। लेबोरेटरी में बहुत ही फाइन कुछ स्पेशल टाइप के इंजेक्शन भी होते हैं। आप देखिए, आप सेल के ऊपर काम कर रहे हैं। सेल कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय द नेकेड आइज, और वो इंजेक्शन की सुई तो सेल से भी बड़ी है। हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो इंजेक्शन की जरूरत है। वो अलग से लेबोरेटरी में होते हैं, उनको तैयार किया जाता है। उनके अंदर इस डीएनए को, जो प्लाज्मिड आपने रिकॉम्बिनेंट तैयार किया, इसको इंजेक्शन में लेंगे और इसमें इंजेक्शन से डाल देंगे। इंजेक्शन डाल दिया आपने। तो ये सिंपल सा तरीका था। ये केवल हम कहां कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन को? एनिमल सेल में। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं होगा उस माइक्रो निडल को अंदर पेनिट्रेट करने में। अब प्लांट सेल में माइक्रो इंजेक्शन ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि वो सेल वॉल रिजिड है और माइक्रो इंजेक्शन की निडल भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत पतली, बहुत छोटी सी है, वो टूट जाएगी, वो नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कर तो सकते हैं एनिमल सेल में। आपसे पूछा जा सकता है एनिमल सेल के लिए अगर आपको कॉम्पिटेंट बनाना है, उसके अंदर डीएनए भेजना है, तो कौन सा तरीका ज्यादा सुटेबल रहेगा? आंसर आएगा माइक्रो इंजेक्शन इज द सुटेबल मेथड to drop your desirable DNA into the host cell, एनिमल सेल में। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन हम यहां यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। प्लांट में भेजना है। चार तरीके हो गए। चार तरीके हो गए। कौन कौन सा हुआ? हीट शॉक हुआ। नंबर 2 क्या हुआ? कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट हुआ। नंबर 3 क्या हुआ? इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। नंबर 4 क्या हो गया? इंजेक्शन हो गया, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन हो गया। अब पांचवा तरीका जो हम देख रहे हैं वो है प्लांट सेल के लिए। प्लांट सेल में कैसे भेजें? इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका है बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड, इसी को हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं। जीन गन। बायोलिस्टिक मिसाइल तो नाम सुना है सर, मिसाइल जो बम्बारमेंट करती है, और ये गन, ये भी बंदूक है, लेकिन ये क्या बम्बारमेंट करेगी? जीन। एक्चुअली हमने कुछ ऐसी गन बनाई है लेबोरेटरी में, ऐसी बंदूक बनाई है जिनमें बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही फाइन बुलेट्स का इस्तेमाल होता है। बुलेट्स, हाँ, उसमें कुछ गोली तो भरोगे ना आप बंदूक में। और बुलेट्स जो बनी होती हैं ये टंगस्टन या गोल्ड की होती हैं। गोल्ड या टंगस्टन। बहुत छोटी छोटी बुलेट्स हैं, बहुत छोटी छोटी बुलेट्स हैं। और इन बुलेट्स को हमने, हमारा जो प्लाज्मिड था, जो वेक्टर था जिसे हम भेजना चाह रहे हैं, उन बुलेट्स, ये मान लीजिए आपका बंदूक की गोली है, अब इसके चारों तरफ वो डीएनए में इसको लपेट दिया तो डीएनए इसके चारों तरफ चिपट जाएगा। ये डीएनए
बुलेट्स पे चिपक जाएगा। ये मान लीजिए आपका ये छोटा छोटा डीएनए था, वो इसके चारों तरफ चिपक जाएगा इस तरह से, बुलेट्स के चारों तरफ। और इस तरह की डीएनए रेप्ड टंगस्टन बुलेट को आप उस गन में भरेंगे और यहां आपके ये आपके प्लांट सेल है, प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल है, इनके ऊपर उस गन से स्प्रे करेंगे, बम्बारमेंट करेंगे तेज प्रेशर के साथ, फटाक, तो बहुत सारी बुलेट्स अंदर घुस जाएंगी और उन बुलेट्स के चारों तरफ मौजूद है आपका वो डीएनए जिसे आप भेजना चाह रहे थे, वो डीएनए यहां पे मौजूद है और ये डीएनए आपका सेल के अंदर पहुंच गया। तो गोल्ड एंड टंगस्टन की बुलेट के चारों तरफ अपना डीएनए आप चिपका कर उनको डायरेक्ट बम्बारमेंट के द्वारा होस्ट सेल में भेज सकते हैं और इस तरीके को बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन। By the using of gene gun, you can easily transfer your DNA in the plant cell. Especially this technique is suitable for plant because there is a rigid cell wall also outside the plant cell. तो प्लांट सेल के लिए सुटेबल सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। एनिमल सेल के लिए सुटेबल मेथड कौन सा है? माइक्रो इंजेक्शन। मैं इन पे क्यों इतना प्रेशर दे रहा हूं, क्योंकि कई बार एक नंबर में यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल होगा। ये तो हो गए आपके लगभग हर तरीके के मेथड, प्लांट भी हो गया, एनिमल भी हो गया, बैक्टीरिया भी हो गया, हाँ? लेकिन हमने कुछ और भी पढ़ा था। ये जो आपका बायोलिस्टिक जीन गन मेथड है, स्पेशली हम इसे करते हैं मोनोकॉट प्लांट के लिए। स्पेशली क्यों? क्योंकि डाइकॉट के लिए तो हमारे पास एक और तरीका था ना, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने कुछ पैथोजेंस का इस्तेमाल किया था, आपको याद आ रहा होगा, पैथोजेंस का इस्तेमाल किया था। डाइकॉट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस डायरेक्ट हमारे डिजायरेबल जीन को होस्ट सेल के साथ जोड़ देता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये बार बार नाम याद आ रहा है, याद कर लेना है। Agrobacterium tumefaciens have the power to transfer your gene into the host cell directly by the infection. और एनिमल सेल में भी हम ऐसे ही एक पैथोजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बात किया रिट्रोवायरस का हमने इस्तेमाल किया, ये भी तो यही काम कर रहा था, होस्ट में जीन को भेज रहा था। तो ये जो तरीका है जिसमें हम पैथोजन का इस्तेमाल करके हमारे डिजायरेबल जीन को होस्ट में भेजते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं नंबर 6, इसे हम बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। बाय द यूजिंग ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन। पैथोजन तो है, लेकिन वो पैथोजन को डिसआर्म कर दिया आपने, उनके हाथ काट दिए जो बीमारी पैदा करते थे। अब ये बीमारी पैदा ना करते हुए आपके भेजे गए जीन को होस्ट में ले जाएंगे। तो ये भी तरीका एक कॉम्पिटेंट बनाने का है, बहुत अच्छा तरीका है। जनरली हम डाइकॉट प्लांट में इस बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल करते हैं और एनिमल सेल में हम रिट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइक्रो इंजेक्शन में और बायोलिस्टिक मेथड में एक बम्बारमेंट होता है, पता नहीं सेल मर भी सकती है, सेल को डैमेज हो सकता है, सेल खराब हो सकती है, हो सकता है कि बहुत सारे डीएनए एक साथ पहुंच जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है दोनों तरीकों में, माइक्रो इंजेक्शन में, बायोलिस्टिक में। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। मोनोकॉट के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं ना, इसलिए हमको जीन गन यूज करना पड़ेगा मोनोकॉट के लिए। So there are different techniques by which you can make your host cell as a competent cell. I think आपको ये सभी 6 तरीके समझ में आए होंगे। हम हीट शॉक से कर सकते हैं, कैल्शियम आयन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, हम जीन गन यूज कर सकते हैं और हम डिसआर्म्ड पैथोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके अभी हैं, और भी अगर आप कोई नए तरीके ढूंढ पाएंगे
तो वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोई और भी आसान टेक्निक इनसे मिल सकती है, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज, हर एक फील्ड में और भी इंप्रूवमेंट के स्कोप मौजूद हैं। तो इस तरह से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लगभग हर पार्ट मैंने आपको समझाया। अब जस्ट हर एक पार्ट को मैं रिवाइज कर रहा हूं कि पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या किया। अब इस पूरे टेक्निक को हमें एप्लीकेबल करते हुए समझना है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जहां पर आपको आपका डिजायरेबल जीन मिलने वाला है। जहां पर डिजायरेबल जीन है उस सेल का डीएनए पहले निकालो। सबसे पहला काम हम चाह रहे थे ना कि टोबैको प्लांट में से एक जीन निकालकर इकोलाई बैक्टीरिया में डालना था। हम यही तो चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो इस टोबैको प्लांट की सेल से इसका डीएनए निकालो। सबसे पहला काम यही करना है। और उसके लिए आपको इसका टिश्यू यूज करना था। टिश्यू को एंजाइम से ट्रीट करना था। अब यहां पे कुछ आपको याद रखना है। अगर आपका सोर्स ऑफ जीन वाला जो टिश्यू है, जहां पे आपसे जीन जहां से आप कलेक्ट करके लाना चाहते हैं, अगर वो कोई प्लांट है, अगर वो कोई प्लांट है, तो आपको एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा सेलुलेज। आपको कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा? सेलुलेज, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। अगर आपका फंगस है, फंगस से आप अगर मान लीजिए जीन निकालना चाह रहे हैं, तो उसका सेल वॉल आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो फंगस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काइटिनेज। काइटिन का बना हुआ सेल वॉल होता है, तो काइटिनेज एंजाइम आप इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली आप टिश्यू का सेल वॉल को डिसॉल्व कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं थोड़ा सा समझाया था, जस्ट एक रिवाइज कर रहा हूं आपको। अगर आप किसी बैक्टीरिया में से जीन निकालना चाह रहे हैं, बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है और वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लाइसोजाइम एंजाइम। और ये ही एंजाइम का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर आपको बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट करना है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को किस एंजाइम से डाइजेस्ट करोगे? आंसर आएगा लाइसोजाइम। बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। एक नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम एंजाइम आपको यूज करना है। ठीक है, आपने उस टिश्यू को जो भी आपने लिया था, इनमें से डीएनए निकालना है। इनकी सेल वॉल तो आपने खत्म कर दी, सेल वॉल तो खत्म हो गई, लेकिन अभी इनके अंदर बहुत सारी और भी चीजें, खासतौर पे प्रोटीन खत्म करना है, आरएनए खत्म करना है। तो प्रोटीन खत्म करेंगे प्रोटीएजेज एंजाइम से। प्रोटीन किससे डिसॉल्व करेंगे? प्रोटीएजेज एंजाइम से। आरएनए किससे खत्म करेंगे? आरएनएज एंजाइम से। आरएनएज एंजाइम यूज करेंगे। अब बचेगा क्या? केवल और केवल आपका डीएनए बचेगा। कुछ फैट है तो फैट वाले एंजाइम डाल दीजिए, प्रोटीन है तो प्रोटीन वाले एंजाइम डाल दीजिए। बस न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए सुरक्षित रखना है। डीएनए आपको लेना है इस पूरे टिश्यू से। तो बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, वी कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग ऑफ द टिश्यू एक्सेप्ट द डीएनए। और डीएनए जब आपका वो टेस्ट ट्यूब के अंदर सब कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस हो चुका है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अब जो आपने टिश्यू लिया था उसका केवल डीएनए बचा है, जो इसमें बिखरा हुआ पड़ा है। इसमें चिल्ड इथेनॉल डाल दीजिए। इथेनॉल, वो भी कैसा? चिल्ड, एकदम ठंडा बर्फीला। और जैसे ही आप उसमें डालेंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा आपका डीएनए। और एक कांच की एक रॉड लेना है, जिसको इसमें घुमाते हुए आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, आप डीएनए निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया था स्पूलिंग। याद आ रहा है आपको?
स्पूलिंग। तो ये पहला आपका स्टेप हो गया। सबसे पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी आपको करना है तो सबसे पहले है होस्ट से डीएनए आइसोलेट करना। मैंने पूरा टेक्निक एक बार फिर से रिवाइज कराया। फर्स्ट स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें हम बहुत सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं और आराम से लास्ट फाइनली हम स्पूलिंग करेंगे और स्पूलिंग से हम डीएनए निकाल लेंगे। नंबर 2, चलिए आपका डीएनए आइसोलेट हो गया, अब उसको कटिंग करना है। आपको डिजायरेबल जीन कट करना है उस डीएनए में से। तो सेकंड स्टेप आएगा कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए क्या इस्तेमाल करोगे? एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इस्तेमाल करना है जो आपके डिजायरेबल जीन के टुकड़े कर सकता है डीएनए को काटेगा और आपका एक स्पेसिफिक साइज का डीएनए निकल के आएगा। ये इसमें यूज करना है। ठीक है, काट दिया, काटने के बाद अब उस स्पेसिफिक साइज के डीएनए को सेपरेट करना है। सेपरेट भी तो करना है। तो नंबर 3 स्टेप में आप लिख दीजिए सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, या वो जीन आप जो लाना चाहते हो उस जीन को सेपरेट करो। तो इसमें क्या यूज करेंगे? एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक आप यूज करेंगे। डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो मूव करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और आपका वो एक डिजायरेबल साइज का डीएनए इल्यूशन टेक्निक से उस जेल में से आप उस डीएनए को निकाल पाएंगे। तो ये भी एक टेक्निक का नाम याद रखना है, इल्यूशन। हाँ, इल्यूशन टेक्निक से उस जेल में से वो एक स्पेसिफिक साइज का डीएनए आप आराम से ले पाएंगे। अब आपको वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मिल गया है, आपका डिजायरेबल जीन आपको मिल गया है। अब क्या करना है? इस जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार करना है। अब क्या करना है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? पीसीआर मशीन यूज करेंगे। पीसीआर मशीन कैसे काम करती है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। पीसीआर मशीन में कुछ साइक्लिक प्रोसेस है जो बार बार रिपीट होती है। पहला था डीनेचुरेशन, दूसरा था एनिलन और तीसरा था एक्सटेंशन। और हर राउंड में डीएनए डबल होता हुआ चला जाएगा तो आपका जीन भी एम्प्लीफाई हो जाएगा। इतना होने के बाद स्टेप नंबर 5 आपको क्या करना है? आपको पीसीआर मशीन ने डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार कर दी। अब आपको क्या करना है? जो आपका डिजायरेबल जीन है उसको जोड़ना है, लाइगेशन करना है विद द वेक्टर के साथ जोड़ना है। डिजायरेबल जीन को वेक्टर के साथ जोड़ना है, इसको बोलेंगे इंसर्शन। ये एक तरह से लाइगेज एंजाइम इसमें इस्तेमाल होगा। ये वेक्टर के साथ जोड़ना है, लाइगेज एंजाइम आप इस्तेमाल कर लीजिए, जोड़ जाएगा। सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब लाइगेज हो गया तो वेक्टर कैसा बन गया? आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। पहले नॉर्मल वेक्टर था, अब वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आप बोल सकते हैं। ये आपने तैयार कर लिया लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करके। अब क्या करना है? छठवां काम करना है, इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट में ट्रांसफर करना। तो अगला हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। और ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेल कॉम्पिटेंट बनानी पड़ेगी, कॉम्पिटेंट बनाना होगा। सेल कॉम्पिटेंट करने के तरीके मैंने अभी बताए, बायोलिस्टिक गन, हाँ, और आपका डिसआर्म्ड पैथोजन, हीट शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक और कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट,
ये आप करके इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में भेज दिया। क्या आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया? नहीं, आपको एक ऐसा बैक्टीरिया मिल गया जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। ये बैक्टीरिया आपको मिल गया और सेलेक्टेबल मार्कर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जैसा आप चाहते थे ये बैक्टीरिया बिल्कुल ऐसा ही है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन ने हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये जो हमने इकोलाई बैक्टीरिया बनाया है, क्या इसमें हमारा डिजायरेबल जीन पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? तो पहुंच गया, हमको रिपोर्ट मिल गया कि ये पहुंच गया। अब इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट लेने के लिए। लार्ज स्केल पर हमको इस जीन का प्रोडक्ट लेना है। एक्चुअली ये जीन मान लीजिए कोई प्रोटीन बना रहा है और हमको वो प्रोटीन लार्ज स्केल पे चाहिए, तो हमको ये बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोरिएक्टर में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाएंगे, इसको वो खाना पीना जो भी फैसिलिटी चाहिए वो हर चीज उपलब्ध कराएंगे ताकि ये इजीली अपना ग्रो कर सके, कॉलोनी डेवलप कर सके और हमारे लिए रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। सपोज हमने इसमें एल्कोहल बनाने वाला जीन जोड़ दिया, एल्कोहल बनाने वाला जीन जोड़ दिया। अब ये बैक्टीरिया अगर हम इसको कार्बोहाइड्रेट वाले फूड पर ग्रो कराएंगे बायोरिएक्टर में, तो ये कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करके एल्कोहल बना देगा क्योंकि इसके पास वो जीन मौजूद है। हालांकि यीस्ट करता है नॉर्मल, लेकिन यीस्ट की बजाय हम चाहते हैं कि हम तो इकोलाई से करवाएंगे एल्कोहल का इस्तेमाल। तो यीस्ट का जीन निकाल के लाओ और इकोलाई में डालो। अब इकोलाई को आप कल्चर करो। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट लेने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्टेप नंबर 7, और स्टेप नंबर 7 आपका कहलाएगा ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन क्यों बोला? क्योंकि ये जीन बाहर से आया हुआ है और इसका प्रोडक्ट हमको लेना है। और जो प्रोडक्ट होगा, अगर वो प्रोडक्ट एक प्रोटीन है तो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाएगी, वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं है। नॉर्मल प्रोटीन तब होती जब वो नॉर्मल सोर्स से मिलती। अब ये तो एक डिफरेंट सोर्स से मिल रही है आपको, इसलिए उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। वो प्रोटीन जो प्रोडक्ट होगा वो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट होगा। आप ही सीधा प्रोडक्ट लिखिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट लेने के लिए हमको बायोरिएक्टर बनाना पड़ेगा। एक बड़ा सा चेंबर होता है जिसमें हर एक वो फैसिलिटी होती है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में मदद करेगी। हमने उस रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें कल्चर किया, इसमें ग्रोथ किया, और इसमें ये पूरे टैंकर को, ये पूरे चेंबर को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर, क्योंकि इसमें एक लाइफ ग्रो कर रही है। बायोरिएक्टर, और इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट आप निकालेंगे। ये बायोरिएक्टर होता है। अब एक बायोरिएक्टर की क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक अच्छा बायोरिएक्टर क्या होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो बायोरिएक्टर आपके बुक में 2 डायग्राम दिए हैं, 2 बायोरिएक्टर के फोटो आपके बुक में दिए हैं, वो आपको देखना चाहिए। और उन बायोरिएक्टर के फोटो बनाने की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम डायरेक्ट 3 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। बायोरिएक्टर का डायग्राम बनाओ। तो पहला जो बायोरिएक्टर है उसका नाम है सिंपल स्टायर्ड टैंक। सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। और जो दूसरा आपका एक टैंक है, दूसरे टाइप का है, उसका डिजाइन थोड़ा हमने बदल दिया है। हालांकि सभी टैंक में, सभी बायोरिएक्टर में फैसिलिटी लगभग एक ही जैसी है, बस डिजाइन का अंतर होता है। दूसरा यहां पे है स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक
बायोरिएक्टर। दोनों के फोटो अलग अलग है, दोनों का मॉडल अलग है। अपनी बुक में आप वो डायग्राम देखिए, आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है उस टैंक में, ये आपको थोड़ा जानना चाहिए। हाँ, चलिए एक छोटा सा मैं एक टैंक बनाने का कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये एक टैंक हो गया और इस टैंक में लगभग हर वो फैसिलिटी हम उपलब्ध कराएंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए जरूरी होती है। एक मोटर से इसमें एक ब्लेड डालेंगे और मोटर से इसको घुमाएंगे इस तरह से। हाँ, इसको घुमाएंगे और इस पे छोटी छोटी ब्लेड लगी हैं जिससे ये पूरा सॉल्यूशन लगातार हिलता रहेगा, लगातार मिक्स होता रहेगा इस तरह से। हाँ, और यहाँ पर बहुत सारे इनपुट हैं। एक तो इसमें जो लिक्विड रहेगा उस लिक्विड का पीएच वैल्यू बार बार चेंज होगा क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। तो पीएच वैल्यू एक ऑप्टिमम पीएच पर ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पीएच कंट्रोल के लिए एक इनपुट एक वाल्व है। अगर ये एसिडिक हो रहा है तो इसमें बेस डाल देंगे, अगर ये बेसिक हो रहा है तो इसमें एसिड डालेंगे और इसकी पीएच लगातार एक कांस्टेंट बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो ये पीएच कंट्रोलर आप कह सकते हैं। ठीक है, एक मोटर है जिससे इसको हिलाया जाएगा ताकि एयरेशन हो सके, इसमें हवा मिक्स हो सके। ठीक है, इसमें झाग भी बनेंगे ऊपर। जब भी कोई सॉल्यूशन हिलेगा, मोटर चलेगी तो झाग बनेंगे। या झाग को एक ब्लेड जैसी लगा देते हैं इस मोटर से, वो इन झाग को तोड़ती रहेगी जिसे हम फॉर्म ब्रेकर बोलेंगे। फॉर्म ब्रेकर, फॉर्म को ब्रेक करने वाला एक ब्लेड जैसा लगा देंगे तो ये इनको तोड़ता रहेगा, झाग नहीं उभरने नहीं देगा इसको। ठीक है, इसमें और जब इसको शुरू करते हैं इस चेंबर को, जब शुरू में रॉ मटेरियल भरते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके डिजायरेबल वाले भरते हैं, तो इस पूरे चेंबर को स्टरलाइज करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन करने के लिए गरम गरम भाप, स्टीम, एकदम गरम पानी का भाप इसमें छोड़ा जाता है ताकि और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इसमें पहले से कहीं मौजूद थे तो वो सब मर जाएंगे। सबसे पहले स्टरलाइजेशन करना है क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि आपका इकोलाई यहां ग्रो करे, लेकिन पहले से ही कुछ और बैक्टीरिया अगर इसमें मौजूद रहेंगे तो आपका पूरा रॉ मटेरियल को खराब कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, सड़ा देंगे और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो स्टरलाइजेशन कंडीशन मेंटेन करना होता है, स्टीम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर कुछ रॉ मटेरियल डालेंगे, यहां से आपका प्रोडक्ट निकालेंगे, लगातार यहां का क्वालिटी चेक करते रहते कि अब कितना % आपका प्रोडक्ट बन गया है, फिर आप ये प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और प्रोडक्ट निकालने के बाद अब ये बहुत गंदा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत कुछ मिक्स है, ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, अभी खाने यूज करने के लायक नहीं है। इस प्रोडक्ट को फिल्ट्रेशन टेक्निक से साफ किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए एक उसी हिसाब से फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिल्ट्रेशन टेक्निक से जब उस प्रोडक्ट को बिल्कुल फिल्टर कर लिया जाएगा, प्योर फॉर्म में ले आएंगे, फिर उसको मार्केट में भेजने के लिए पैकिंग किया जाएगा। पैकिंग का काम होगा और पैकिंग जब हो जाएगा अब इसको मार्केट में भेज सकते हैं, सेल कर सकते हैं इसका। तो ये जो प्रोसेस है, एक बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट को प्राप्त करना, प्रोडक्ट को फिल्टर करना, फिल्टर करने के बाद उसको प्योर फॉर्म में पैकिंग करके मार्केट तक भेजना, ये पूरा प्रोसेस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहलाता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। एक बायोरिएक्टर से हाउ कैन बी ऑब्टेन आवर प्रोडक्ट, हाउ कैन बी प्योर, हाउ कैन बी फिल्टर एंड हाउ कैन बी पैक। All these events, all these process will depend as per the different kind of product. अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये प्रोसेस अलग अलग टाइप से होंगी। किसी में डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा, किसी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, किसी में सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा।
अलग अलग ये हो सकता है, वो प्रोडक्ट क्या आपने तैयार कराया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ये 3 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि आखिर ये होता क्या है। तो बस सिंपल सा काम है कि बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट को प्योर करके, फिल्टर करके, पैकिंग करके उसको मार्केट के लायक उपलब्ध कराना, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। इसमें बहुत सारा रिसर्च अभी करना बाकी है और बहुत आसान इस तरीके को बनाना जरूरी है। तो नई नई टेक्निक लगातार खोजी जा रही है और हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को भी अपग्रेड कर रहे हैं। इस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर जो आपका होगा चैप्टर नंबर 12, उसमें हम बात करेंगे कि ये पूरी टेक्निक का इस्तेमाल करके अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं और वो कैसे किया, आखिर एप्लीकेशन क्या है, इस क्या क्या यूज हम कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे अलग अलग फील्ड में। और ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको एक एक करके आप समझ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके।